हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जिनको 54 इयर्स का बहुत ही लंबा तजुर्बा है और वो बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रेमलता राणा जी की, जो कि राणा हॉस्पिटल जलंधर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर प्रेमलता राणा जो कि मरीजों के लिए एक वरदान है और हजारों की गिनती में निसंतान दंपतियां यहाँ से संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर प्रेमलता राणा जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा साझा किया। उन्होंने बताया आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ रही है और उसको दूर करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर प्रेमलता राणा जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे ब्रांड के पास जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी गहनी में दी है। हमारी मुराद है डॉक्टर प्रेमलता राणा जी के साथ, जिन्होंने 1971 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और आज 54 ईयर का लंबा अरसा जो है हो चुका है। जैसा स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। बस एक वो समय था जब लोग यूट्रस को बचा कर रखते थे और कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसमें जो भी इन्फेक्शन होती थी, अगर उसमें एंडोमेट्रोसिस है, अगर उसमें सिंपल पीसीओडी के साथ कोई प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो लोग उसका ट्रीटमेंट कराते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 35 की बच्ची हुई नहीं है और अगर उसकी मैरिज को 7, 8, 10 साल हो गए तो यूट्रस बाहर। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी हो रही है और डॉक्टर्स भी, आप जैसे डॉक्टर जिन्होंने आज तक हजारों लोगों की यूट्रस बचाई है, आपने जैसे हम बात कर लें नॉर्मल डिलीवरीज की बात कर लें तो आप एक ऐसे डॉक्टर हैं। डॉक्टर राणा, क्या कहना चाहेंगे? आप कहीं पे भी कट लगाते हो, सिजेरियन में लगाते हो, डिलीवरी में लगाते हो, चाहे बेस्ट से बेस्ट हम उसमें स्टिचेस लगा लें, लेकिन हमारे से वो दाग कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं वैसी हम बना ही नहीं सकते। तो डॉक्टर होते हुए मैं तो ये चाहूँगी कि जितनी सर्जरी हम अवॉइड कर सकें हमें ज़रूर करनी चाहिए और मैं करती रही हूँ, कर रही हूँ। जैसा इनफर्टिलिटी जो आज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ गई है, लोगों को पहले इनफर्टिलिटी का तो कोई बात ही नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अवेयर हो रहे हैं। ऑनलाइन मीडिया ने काफ़ी लोगों को ज्ञात करा दी हैं चीज़ें। पहले तो मेल इनफर्टिलिटी का तो नाम ही नहीं लोग लेते थे, लेकिन आजकल लोग जो है इस चीज़ के लिए अवेयरनेस रख चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसका जो मेन कारण है दैट इज़ अ स्ट्रेसफुल लाइफ। हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस हैं आजकल, हर चीज़ हम चाहते हैं 1 मिनट में हो जाए। बाजार से मार्केटिंग भी करनी है, घर में पहुंच जाए। खाना बनाने में टाइम लगा, इससे बेटर है ऑर्डर कर दें, जो आता है वो खा लें। तो उसकी वजह से इतनी भाग दौड़ की लाइफ में, जिसमें कि आपको शरीर के लिए या अगली जनरेशन लाने के लिए जो एनर्जी इनसाइड रहती है वो एनर्जी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो हम लोग शादी बहुत लेट करवाते हैं क्योंकि एजुकेशन में पड़े रहते हैं। जब तक हम डिग्री लेके हटते हैं तो तब हमें होता है कि हम अपनी कहीं ना कहीं ऐसी नौकरी कर लें या अपने आप को इतना सेटल कर दें कि बच्चे से वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम उसको डिले कर लेते हैं। फर्टिलिटी पीरियड कम होता जाता है बिकॉज हम लेट बहुत जा रहे होते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ी समस्या, मैं तो 3rd जनरेशन डिलीवर कर रही हूँ, जो बहुत बड़ी समस्या आ रही है वो है इमिग्रेशन की। लोगों को ये लगता है कि बाहर जाना है, मैंने तो फाइल लगाई हुई है, वहीं जाके बच्चा करूँगा। वो टाइम निकल जाता है, इसलिए इनफर्टिलिटी और बढ़ जाती है। एक तो स्ट्रेस फैक्टर, फिर उसके बाद आप सेटल हो रहे हैं, वो सेटलमेंट लेट हो रही है, आपकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप इसको एक सेकेंडरी इशू बना लेते हो कि फैमिली जब करनी है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। जैसा आप जैसे कई बार 2 IVF फेलियर लोग आते हैं और आप जब उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, आपकी काउंसलिंग, आपका टाइमिंग, क्योंकि आप अपने पेशेंट के साथ बहुत टाइम डिवोट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग कई बार सिंपल रीजंस होती हैं, वो बेचारा प्रेशर, जैसे आपने सबसे पहले ज्ञात ही किया कि प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर उन लोगों के ऊपर होता है कि वो स्ट्रेसफुल होते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। वो 2 बार IVF कराकर जब एक अच्छे सेंटर के पास पहुंचते हैं, अच्छे डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, तो उनको वो कंसीव भी कर जाते हैं। क्या कहना चाहिए? मैंने पहले भी कहा है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। इन टाइम प्रेगनेंसी करना, जो कि आपका फर्टिलिटी पीरियड है,
जिस टाइम पे कि आपका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी होता है, ट्यूब्स हेल्दी होती हैं, ओवरीज हेल्दी होती हैं, वो टाइम आप निकाल देते हो, इधर उधर दूसरे कामों में लगे रहते हो, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है, फिर हमें IVF में जाना पड़ता है। मैंने तो ये देखा है कि अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, आपकी ट्यूब्स खुली हैं, आपके एग्स नॉर्मल बन रहे हैं, आपके हस्बैंड के एग्स नॉर्मल है, ज़्यादातर अगर हम स्ट्रेस फैक्टर कम कर दें, हॉलिस्टिक अप्रोच दें, तो बहुत बार प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसा PCOD जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है और आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आपका माउथ वॉइस बहुत ज़्यादा है। जब भी लोग आते हैं, एक लड़की ठीक होती है और लंबा एक्सपीरियंस, आपने जैसे 3rd जनरेशन की बात कही है, तो आपके साथ लोगों की फैमिली बना हुआ है। वो कहते नहीं, हमने डॉक्टर प्रेम राणा के पास ही जाना है। उनका एक विश्वास बना हुआ है और वो विश्वास आज 3rd जनरेशन तक आ गया। PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, ये जितनी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उन सब के पीछे हमारा लाइफस्टाइल है। हमने लाइफस्टाइल बहुत बदल दिया है। सोना लेट है, अब सो लेट रहे हैं तो लिवर को टाइम नहीं मिल रहा उन हार्मोन्स को बनाने के लिए। लिवर फ्री होएगा, आप सो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, तब लिवर को टाइम मिलता है कि वो आपके लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। तो पहले PCOD का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आप अपने लाइफस्टाइल में वापस आएँ। दूसरा, लेथार्जी। हम वॉक करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, अपने पोर्च से निकलते हैं, कार में बैठेंगे, चलना जहाँ पे होता है वी फाइंड समथिंग कि इजी वे हो जाए। लाइफ को हमने बहुत इजी कर दिया है, उसकी वजह से हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, उसकी वजह से PCOD ज़्यादा हो रही है। अगर हम अपने नेचुरल लाइफस्टाइल में आ जाएं, सुबह टाइम पे उठें, रात टाइम पे सोएं, डाइट नॉर्मल लें, घर की बनी हुई डाइट लें, फास्ट फूड कम करें, भगदड़ कम करें। ये नहीं कि अभी मैंने कुछ खाना, चलो चलो कहीं पे ऑर्डर दिया, आ गया, आधा पाधा खाया, उसके बाद टीवी पे चले गए। तो आपको अपनी बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए, अपनी बॉडी को ठीक दोबारा लाने के लिए आप समय नहीं देते हो। अगर आप समय दे पाओगे, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बीमारियां बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आप एक ऐसे डॉक्टर हैं, जब लोग कंसीव कर जाते हैं कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट, आप उनको मंजिल तक पहुंचाना, ये नहीं है कि कंसीव कर गया, उसको आप मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए आप माहिर हैं। आपको और हॉस्पिटल भी जो है वो बुलाते हैं और आप हाई प्रेगनेंसीज को हैंडल करते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कुछ परसेंटेज केसेस में होती है। अगर हम उनको इन टाइम पहले डायग्नोज कर लें और पेशेंट प्रॉपरली हमारे पास एंटीनेटल चेकअप करवा रहा है, तो हाई रिस्क हम काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन स्पॉट होती हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आती है, संभालना तो पड़ेगा ही, डॉक्टर किस बात के हैं। सब भी हमने देखा कि आप एक अपने पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोल रहे थे, 7 मेरा ख्याल है कि 6 या 7th मंथ उसको है। क्या कहना चाहेंगे कि आज डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, नहीं 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 तूने ऐसे नहीं करना, और वो सारा दिन मंजों के ऊपर पढ़कर, नए डॉक्टर भी खुद भी नए हैं डॉक्टर्स, और उनको ये रहता है कि मेरा पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, और आप उनको गाइड कर रहे हैं कि नहीं भाई आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके नॉर्मल पे भी पाएंगे। हमें समाज को भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। समाज की कुछ एक कुरीतियाँ ऐसी हो गई हैं, अगर हम उनको चेंज नहीं करते, धीरे धीरे बीमारी और बढ़ती चले जाएगी। बच्चा स्कूल जाता है, आजकल ये कहा गया कि बच्चे को कुछ कहना नहीं है, नो नहीं कहना, बिल्कुल जो बच्चा बोलता है उसकी सुनते चले जाओ। आप एक कुम्हार की तरह हैं, माँ भी एक कुम्हार की तरह है, टीचर भी एक कुम्हार की तरह है। उस बच्चे को थपेड़ के, उसको समझा के, उसको वापस ला के, थोड़ा डरा के, थोड़ा प्यार से हमें उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है। अगर हम इसी तरीके से कि नहीं जो कर रहा है ठीक है, हम बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे। आजकल तो ये हाल हो गया कि टीचर्स मेरे पास जो दिखाने आते हैं कहती हैं हमें डर लगता है कि हम ऊंचा बोल नहीं सकते, हमारी जॉब चली जाएगी अगर हम बच्चे को कुछ कहेंगे। मुझे लगता है हमारे सारे समाज को इसके लिए आगे चलना चाहिए और टीचर्स को पूरा टाइम देना चाहिए कि वो हमारे बच्चों को, मुझे लग रहा है अगर मैं आज डॉक्टर बनी हूँ तो ये सब जो काम है
ये मेरी टीचर्स की वजह से, उन्होंने मेरे को इतना अच्छा गाइड किया कि मैं गलत रास्ते पे जा ही नहीं पाई। ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, अगर आप उनको प्रॉपर एक्सरसाइज में रखेंगे, प्रॉपर गर्भ संस्कार देंगे, ठीक टाइम पे सोएंगे, ठीक टाइम पे उठेंगे, पूरा खाना लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आपकी प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। ऐसा राणा हॉस्पिटल जो लंबे समय से सेवा कर रहा है, और डॉक्टर साहब आप जैसे कई बार ट्यूबरकुलोसिस जो है टेस्टों में नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं जब डॉक्टर साहब को दिखाते हैं तो इतना एक्सपीरियंस है कि वो अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस को भी जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो तजर्बा है, ये जो आपने सिम्टम्स बेसिस है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि क्लिनिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा बड़ी है, जो मशीन भी नहीं बता सकती। डॉक्टर अगर प्रॉपरली पेशेंट को हैंडल करें, पूरी तरह से एग्जामिन करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। उनको कंफर्म करने के लिए हम लोग टेस्ट करवाते हैं, पता हमें, अगर हम अच्छी नॉलेज रखते हैं तो हमें डिजीज़ पहले काफ़ी पता लग जाती है। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, आप हमें समय देने के लिए, और एक ऐसे डॉक्टर जिनका 54 इयर्स का लंबा एक्सपीरियंस है, जिनको लोग आज देखकर, चाहे वो कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, इंडिया के किसी हिस्से में बैठे हैं, उनको बड़ी खुशी होगी कि हमारे डॉक्टर जो है वो स्क्रीन पे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परमात्मा करे आप लोग जो एक पॉइंट ऑफ फोर्स हैं, जो उन महापुरुषों के साथ जुड़े हुए हैं जिनका उद्देश्य ही दुनिया को खुशी देना है, और आर्ट ऑफ लिविंग, जिसके माध्यम से आज मेरा ख्याल है कि जो लोग जुड़ जाते हैं वो आगे आगे चेन बना रहे हैं, लोगों को खुशी दे रहे हैं, और उनमें प्रेमलता जी एक हैं। डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। आप यहाँ आए, आपने मेरे विचार सुने और लोगों तक पहुँचाए, उसके लिए मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू सो मच।